उपस्थिति का मान करना चाहेंगे, उनका स्वागत करना चाहेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय के स्वागत के लिए हम आदरणीय श्री के.सी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव राजभवन से निवेदन करते हैं वे उत्तरी और गुलदस्ता भेंट कर माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। ये उत्तरी छिपा कला का, आत्मनिर्भरता का, पारंपरिक कौशल का उदाहरण है। छिंदवाड़ा से विशेष रूप से हमारे पारंपरिक शिल्पियों ने इसे गढ़ा है, इसे तैयार किया है। स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आदरणीय के.सी. गुप्ता जी से पुनः निवेदन है, अपर सचिव मुख्य सचिव राजभवन वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री अनुपम राजन जी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उनसे निवेदन है माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। आदरणीय श्री अनुपम राजन जी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग, माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करते हैं। अनुपम जी से ही निवेदन रहेगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करें। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम श्री निशांत वरवड़े, आयुक्त उच्च शिक्षा से निवेदन करते हैं। स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, अनुपम राजन जी। और इसके बाद हम श्री निशांत वरवड़े जी, आयुक्त उच्च शिक्षा से निवेदन करते हैं वे भी मंच पर पधारें। और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री इंद्र सिंह परमार जी का स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, उनके स्वागत के लिए हम निवेदन करना चाहेंगे श्री उमाशंकर भार्गव जी, अपर सचिव राजभवन। आदरणीय श्री उमाशंकर भार्गव जी, अपर सचिव राजभवन, आदरणीय डॉक्टर भरत शरण सिंह जी का अभिनंदन कर रहे हैं। पुनः बता दें, अध्यक्ष मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग। इसी क्रम में आदरणीय भार्गव जी से निवेदन है कि आप श्री अशोक कड़ैल जी, संचालक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का स्वागत करें। आदरणीय भार्गव जी से ही निवेदन है कि आज के हमारे एक सारस्वत अतिथि प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम, सदस्य मानव संसाधन क्षमता निर्माण आयोग, आपका स्वागत करें। उमाशंकर गुप्ता जी से ही निवेदन है कि एक और महत्वपूर्ण उपस्थिति प्रोफेसर के राधाकृष्णन जी की हो रही है, आपका भी स्वागत। अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नेंस और प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी, पंडित कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, उनके स्वागत के लिए डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ल से हम निवेदन करते हैं, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा। आदरणीय प्रोफेसर शांति श्री जी का स्वागत। धीरेन्द्र जी से ही निवेदन है कि आप डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, वैश्विक संयोजक यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, आपका भी स्वागत करें। और धीरेन्द्र जी से पुनः निवेदन है कि आदरणीय के.सी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव राजभवन का भी अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम में श्री अनुपम राजन, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उनका स्वागत करने के लिए श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव जी, विधि अधिकारी से निवेदन है। और उमेश जी से ही निवेदन है कि आदरणीय श्री निशांत वरवड़े जी, आयुक्त उच्च शिक्षा का स्वागत करें। स्वागत के उपरांत अब इस पूरे परिदृश्य को जानने की जिज्ञासा, कौतूहल हम सबके भीतर बहुत ही सहज रूप से जाग रही है। और हम चाहेंगे कि आज जो महत्वपूर्ण उपस्थिति डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी की हमारे बीच हुई है, और वे इस पूरे ताने बाने से, इस पूरी अवधारणा और परिदृश्य से भली तरह वाकिफ हैं। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर एक ऐसे
उच्च स्तरीय शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा देशों में 3 लाख से भी अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। आप दर्शन शास्त्र और आधुनिक प्रबंधन को जोड़कर प्रभावशाली और नवाचार प्रशिक्षण देते रहे हैं। आपका मार्गदर्शन उत्कृष्टता, समग्र विकास और संगठनात्मक प्रगति सुनिश्चित करता रहा है। बहुत सम्मान के साथ हम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय और सम्मानित अति विशिष्ट अतिथि मंचासीन और मध्य प्रदेश शिक्षा जगत के प्रमुख स्तंभ जो हमारे सामने बैठे हैं। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कौशल ही योग है। किसी भी कार्य को अपनी कुशलता पूर्वक करना ही योग है और कोई भी भाव, विचार, कर्म या शब्द जो पूरे मन से किए जाते हैं उसी को हम योग कहते हैं। इसलिए जब हम कभी नमस्ते कहते हैं तो हमारा अंगूठा हमारे हृदय और भावों की तरफ इशारा करता है, हमारी उंगलियां हमारे मस्तक और विचारों की तरफ इशारा करती हैं और हमारे हाथ हमारे कर्मों और क्रियाओं की तरफ इशारा करती हैं। इस प्रकार जब पूरे मनोयोग से कोई कार्य किया जाता है और इस प्रकार अचल बुद्धि से जब कोई कार्य किया जाता है तो वही कार्य कौशल प्रदान करता है। समाधो अचला बुद्धि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। और इसी प्रकार की जब अचल बुद्धि से गुरु ज्ञान प्रदान करता है शिष्य को, तब शिष्य नचिकेता बनता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मुझे 10 नचिकेता दो, मैं पूरी दुनिया को बदल के रख दूंगा। और कठोपनिषद में यमराज कहते हैं कि अगर ऐसे नचिकेता और ऐसे गुरु हो, गुरु आश्चर्य वक्ता हो और शिष्य कुशल लब्धा हो, गुरु एक्सपर्ट इन डिलीवरी हो, श्रोत्रिय हो और ब्रह्मविद हो, एक्सपर्ट हो और उसको जीता हो जो बता रहा है, आचरति इति आचार्य है, और स्टूडेंट इज स्किल्ड इन रिसीविंग, कुशल लब्धा हो, तब विद्या का जन्म होता है, अन्यथा अविद्या रहती है। पर गुरु और शिष्य की इस परंपरा में जो इस जमीन पे शुरू से रही, हम ऐसी जमीन पे हैं जहां आदि शंकराचार्य भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की। कई चुनौतियां रास्ते में आती हैं इस प्रकार के कुशल लब्धा और आश्चर्य वक्ता कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने में। ये कौन सी चुनौतियां हैं, ये कौन से गैप हैं और उन चुनौतियों के क्या समाधान हो सकते हैं, इस पे विचार करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से भारत के हृदय प्रदेश में आज़ादी के 78वें वर्ष में 78 यूनिवर्सिटीज़ मध्य प्रदेश की शिक्षा जगत की एक साथ आई। ये पूरे प्रोग्राम को माननीय महोदय 2 पार्ट में किया गया। पार्ट 1 में सभी 78 यूनिवर्सिटीज से निवेदन किया गया कि कर्मयोगी शिक्षा और शिक्षक और शिक्षा वातावरण कैसे बने, उसके रास्ते में क्या चुनौतियां हैं उससे अवगत करवाएं। तो हर विश्वविद्यालय ने 5 चुनौतियां लिख के भेजी और हर विश्वविद्यालय ने 5 समाधान भी लिख के भेजे। ये 5 चुनौतियां और 5 समाधान महोदय आइडेंटिफाई करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में 50 प्रोफेसर्स और 50 स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट किया गया था कि वो इसको पता लगाएं। आपको जान के बहुत हर्ष होगा कि हमने अनुमान लगाया था 7,800 लोग इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, पर जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो हैं 11,700। तो 11,700 जिसमें से 4,000 गुरुजन हैं और 7,700 विद्यार्थी हैं। इस प्रदेश के 11,700 विश्वविद्यालय के शिक्षक और गुरु ने और शिष्यों ने मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमें 450 चुनौतियां भेजी और 450 ही उसके समाधान भेजे। इन चुनौतियों और समाधान को कंपाइल किया गया और उसमें 11 मोस्ट रिपीटेटिव चुनौतियां आज डिस्कशन के लिए यहां ली जाएंगी और उसके समाधानों पर चर्चा होगी। हमारे समक्ष महोदय जो मध्य प्रदेश के सभी कुलगुरु, रजिस्ट्रार, डीन और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल यहाँ मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ भी हमारे साथ मंच पे हैं। इन सब चर्चा के बाद जब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद वो प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कहा जाता है कि निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोदी में खेलते हैं। हमें विश्वास है कि आज की संगोष्ठी एक ऐसे कल का निर्माण करेगी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन कर्मयोगी और विकसित भारत का सपना साकार होगा। इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग।
माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप प्रदेश शिक्षा के प्रकाश स्तंभ हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो स्वयं पूर्व में मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छी तरह से वो उजागर भी करते हैं। हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आशीर्वाद की आवश्यकता है, ताकि श्री कृष्ण और आदि शंकराचार्य की शिक्षा स्थली पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने में योगदान दे सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी। और एक और महत्वपूर्ण उपस्थिति मंच पर डॉक्टर कोपिलिल राधाकृष्णन जी की हो रही है। हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि वे भी आएं और हम सबको उद्बोधित करें। डॉक्टर कोपिलिल राधाकृष्णन पद्म भूषण से सम्मानित विद्वान हैं, प्रख्यात अंतरिक्ष इंजीनियर हैं, जिन्होंने 5 दशकों तक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को आकार देने और अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने और भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। बहुत सम्मान के साथ आदरणीय प्रोफेसर राधाकृष्णन से निवेदन है कि वे भी आएं और अपने विचार हम सबसे साझा करें। माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय अतिथियों, विशिष्ट कुलगुरुजन और प्रतिनिधियों, आमंत्रित अतिथिगण और मीडिया कर्मी मित्र, आप सबको सुप्रभात। 35 साल से ये क्षेत्र और प्रांत में मेरा सुपरिचय है। स्पेस टेक्नोलॉजी की उपयोग के विषय कल्पित अनेक योजनाओं का एवं इसरो के उपग्रह नियंत्रण सुविधा इकाई का पर्यवेक्षण के लिए मैंने बहुत बार भोपाल आया था, लेकिन इस महान सेमिनार में भाग लेना एक बहुत बड़ा अवसर है जो आनंद और गर्व से भरा हुआ है। इसके लिए मैं आयोजकों को आभारी हूँ। ये मेरा धर्म है और वर्तमान समय का मेरा कर्म है। जीवन और काम में कई बार हम भगवत गीता का सोच कर रहा है। मूलतः 700 श्लोकों में भगवान का भजन कृष्ण द्वारा अर्जुन के दुख का निवारण है, लेकिन भगवत गीता शाश्वत है और इसलिए इसकी दार्शनिक सामग्री आज भी प्रासंगिक है। भगवत गीता धर्म शब्द से शुरू होती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायु युत्सवा, और भगवद गीता मम शब्द पर समाप्त होती है। यत्र योगीश्वर कृष्णो तत्र श्री विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर् ममा। धर्म ममा, मम धर्म, मेरा धर्म, ये स्वधर्म है। सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से हमारा धर्म है विकसित भारत 2047, और अपने युवाओं को इस विशाल कर्म के लिए तैयार करना, क्योंकि हमारे युवा या आपके शिष्यों के पास इसकी कुंजी है। मैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय से 2 श्लोक उद्धरण करूंगा। सुख दुखे समीभूत कृत्वा और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुर्मादि संगोस्त कर्मणि। संक्षेप में, परिस्थिति को समभाव से संभालें, सभी अहंकार केंद्रित आसक्तियों को त्याग दें
सफलता या असफलता की चिंता न करें और सभी स्थितियों में समभाव से कार्य करें। यह है कर्मयोगी। भगवद गीता का 16 अध्याय एक सुसंस्कृत व्यक्ति के उत्तम गुणों की विशिष्ट सूची दे रहा है। अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञानयोग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम, fearlessness, purity of heart, dedication in yoga of knowledge, give, donate, control your senses and sacrifice, and self-study of scriptures, and self-discipline and uprightness. हमारा कर्म उन नैतिक मूल्यों और नैतिक सुंदरताओं को उजागर करना है जो युवाओं में सुप्त अवस्था में है। श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को एक अनुकरणीय आदर्श गुरु और शिष्य का दर्शन कराया। आइए हम अपनी विरासत से मिली शिक्षाओं को आत्मसात करने का प्रयास करें और अपने भीतर का शिक्षक को गुरु के स्तर तक ऊपर उठाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और सरप्रस्त उपस्थिति हम कह सकते हैं, एक अनुभव के धनी शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हैं, डॉक्टर रामास्वामी बालसुब्रमण्यम। डॉक्टर रामास्वामी बालसुब्रमण्यम मुख्यतः एक चिकित्सक हैं। उन्होंने SVYM यानी स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन नामक विकास NGO और ग्रास रूट रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट नामक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक की स्थापना की है। इन दिनों आप भारत सरकार की प्रमुख पहल मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग में सदस्य मानव संसाधन के रूप में कार्यरत हैं। बहुत ही आदर के साथ हम उन्हें उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश का शिक्षा मंत्री जी और मंच में उपस्थित अतिथिगण और वाइस चांसलर्स, कुल सचिव जी और यहाँ सब फैकल्टी जो भी आए हुए हैं, सबको प्रणाम। 2021 में जब प्रधानमंत्री जी ने मिशन कर्मयोगी के बारे में सोचे थे और उसको निर्माण किए थे, हमें सिर्फ 3 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया था। पहला चीज़ यह था कि पूरे सरकार में जो काम कर रहे हैं सिब्बंदी लोग, उन सब लोगों को, और केंद्र सरकार में सब मिला के डायरेक्टली गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सब मिला के 2 करोड़ लोगों हैं और बाकी राज्य में और 2 करोड़ लोग हैं। ये 4 करोड़ लोगों को उनका क्षमता बढ़ाना, देश के बारे में सोचना और विकसित भारत का निर्माण होना है तो उन लोगों का क्षमता बढ़ाना ही चाहिए। तो 3 कंडीशंस में पहला जिम्मेदारी था हमें कर्मचारी भाव से कर्मयोगी भाव आना चाहिए सब में। सो कर्मचारी ही अच्छा है, लेकिन कर्मचारी से भी ज़्यादा काम होना चाहिए तो कर्मयोगी भाव आना चाहिए। और दूसरा चीज़ यह था कि हम लोग सब नियम आधारित सोचते हैं, रूल बेस्ड थिंकिंग। अगर एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में मार्क्स कार्ड का एप्लीकेशन डालेंगे तो उनको हम 4 रूल बताते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखना चाहिए, उसको कितना दिन होगा। लेकिन ये नहीं सोचते कि मेरा एक रोल भी है, मेरा एक पात्र भी है उस विद्यार्थी के जीवन में। सो सरकार सिब्बंदियों में रूल से रोल का चिंता आने के लिए मिशन कर्मयोगी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरा है विकसित भारत के बारे में सब लोग बात करते रहते हैं, लेकिन विकसित भारत क्या होना चाहिए, इसको कैसे हम कर सकेंगे, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो फ्यूचर रेडीनेस होना चाहिए, भविष्य के लिए तैयार होना चाहिए। इसके लिए भविष्य को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन भविष्य के लिए तैयार होने के लिए हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्निंग बोलते हैं उसको, उसमें हम हर दिन इसके बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, बाहर आने के बाद भी, सिर्फ एकेडमी में नहीं, जब ट्रेनिंग होता है हमारे ऑफिसर्स का,
काम करते करते भी उन लोगों का लाइफ लर्निंग होते रहना चाहिए। एक काम के लिए जब प्रधानमंत्री जी से हम बात कर रहे थे, इसके लिए एक हमने पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में आफ्टर 78 ईयर्स पहली बार एक कर्मयोगी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क किए हुए हैं। शायद ये पूरे भारत के लिए चाहिए और स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के लिए चाहिए। इसमें हम बोलते हैं कि हमारे अधिकारी लोग में 4 संकल्प होना चाहिए। पहला संकल्प है देश के विकास के बारे में सोचना, काम करना, सो विकास बोलते हैं, विकास का संकल्प लेना चाहिए। दूसरा संकल्प है जो भारतीय चीज़, भारतीय संस्कृति है, भारतीय भाषाओं है, हर एक चीज़ पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम और उसके साथ साथ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में कॉलोनियल इन्फ्लुएंस सब लोगों को मालूम है, बहुत ही है। डीकॉलोनाइजेशन होना चाहिए तो गर्व आना चाहिए, हमें देश के विचार पर गर्व आना चाहिए। और तीसरा है गर्व के साथ साथ हमें ये लगना चाहिए कि राइट्स अप्रोच नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड अप्रोच, कर्तव्य होना चाहिए। हम हर एक चीज़ को मेरा कर्तव्य देश के लिए क्या कर पाऊंगा मैं, ये प्रश्न हमेशा पूछता रहना चाहिए। देश से मुझे क्या मिलेगा नहीं, देश को मैं क्या कर पाऊंगा। और एक संकल्प भी है, उसको हम एकता बोलते हैं। देश एक है। हम आजकल तो हम ऐसे बात करते हैं कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं कर्नाटक से हूँ। ये खुशी की बात है कि मंच में 2-3 लोग बात करना चाहिए आज, मैं, प्रोफेसर राधाकृष्ण और शांतिश्री जी। वो गर्व की बात है कि हम हिंदी में बात कर पा रहे हैं। सो भाषा एक है, देश की भाषा है। भाषा के पीछे जो भाव है वो इम्पोर्टेंट है। गर्व होना चाहिए, हमारे भाषा के ऊपर गर्व होना चाहिए। मुझे तो कन्नड़ के बारे में बहुत ही गर्व है, लेकिन ये नहीं गर्व, कन्नड़ के ऊपर गर्व है तो ये नहीं समझना चाहिए कि बाकी भाषाओं के ऊपर गर्व नहीं है। गर्व सब भाषाओं के ऊपर गर्व होना चाहिए। ये संकल्प हम हमारे अधिकारियों को सिखाते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए 4 गुण चाहिए ऑफिसर्स में, शायद फैकल्टी में, वाइस चांसलर्स में, सब लोगों में। पहला गुण है स्वाध्याय। भगवद गीता के आधारित प्रोफेसर राधाकृष्ण जी भी वही बोल रहे थे कि हम हमारे बारे में समझने का एक प्रयत्न करना चाहिए, हमारा स्वाध्याय करना चाहिए। सो हम ऑफिसर्स को यही सिखाते हैं, उसको बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। स्वाध्याय कैसे करेंगे। दूसरा चीज़ है स्वाध्याय के साथ साथ आजकल तो अकेला काम नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि नव भारत निर्माण होना चाहिए तो न्यू इंडिया के लिए एक टीम इंडिया चाहिए। सिर्फ सरकार काम नहीं पाएगा, सरकार के साथ साथ सरकार, बाजार साथ में काम करना चाहिए। सो हम तो ये बोलते हैं कि सरकार के साथ समाज और बाजार सब मिला के काम करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए यूनिवर्सिटी एक ही माध्यम है। सो सहकार्यता एक बहुत ही उच्च गुण है जो हम हमारे ऑफिसर्स को सिखाते हैं। और तीसरा गुण है, इसके साथ साथ हम इसको राज्य कर्म बोलते हैं। राज्य कर्म देश में हम सोचते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाहर से दिया हुआ चीज़ है, लेकिन हमारे देश में अर्थशास्त्र है, बहुत सारे पुराना, सिर्फ रोमांटिसाइजेशन नहीं है, उसको हम वैज्ञानिक रूप में आधुनिकरण भी कर दिया हमने, उसको फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज बोलते हैं। और फाइनली हर एक सिब्बंदी वर्ग को प्रधानमंत्री जी का ये संदेश है कि उनका स्वधर्म जन सेवा ही होना चाहिए। जैसे आपको स्वधर्म विद्यार्थी सेवा है, सरकारी वर्ग में हम बोलते हैं कि उनका गुण में स्वधर्म जन सेवा होना चाहिए, जन भागीदारी के आधार पर काम करना चाहिए। वो मिशन कर्मयोगी के प्रिंसिपल्स के बारे में मैं शायद दोपहर आप लोगों को मेरे पूरा सेशन में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ इनवाइट करके मध्य प्रदेश में आने के लिए हमें बहुत खुश लगता है, क्योंकि मिशन कर्मयोगी 2021 में शुरू हुआ था। उस समय तो सिर्फ केंद्र सरकार में काम कर रहे थे हम, लेकिन 2022 में मध्य प्रदेश पहला राज्य था देश में। हमें इनवाइट करके हमारे साथ MOU साइन करके मध्य प्रदेश सरकार में भी मिशन कर्मयोगी का शुरुआत हो गया था। सो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और ये भी पहला विशेष बात है कि पूरे देश में पहला राज्य में ट्रेनिंग पॉलिसी, भारत सरकार में भी अभी तक ट्रेनिंग पॉलिसी कैबिनेट क्लियरेंस नहीं हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसी समय ट्रेनिंग पॉलिसी का भी
एक ऑफिशियल पॉलिसी बन गया है, स्टेट ट्रेनिंग पॉलिसी। और ये भी पहला चीज़ है, हम तो सिर्फ सिब्बंदी वर्गों को ट्रेनिंग देते हैं, क्षमता बढ़ाते हैं। पहली बार देश में यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स, कुलपति, कुल सचिव लोगों को एक जगह में मिलाकर राज्य के चांसलर जो है राज्यपाल जी हैं, इस तरह का प्रयोग और प्रयत्न भी पहली बार देश में चल रहा है। इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन से, क्षमता विकास आयोग से जो भी इसके लिए सपोर्ट देना चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम जी। और अब हमारे बीच उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार से हमारा निवेदन है वे भी हम सबको संबोधित करें। आज मिशन कर्मयोगी पर एक दिवसीय कार्यशाला के अवसर पर मंच पर हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, सम्मानीय केसी गुप्ता जी और सचिव, मुख्य सचिव राजभवन अनुपम राजन जी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा प्रोफेसर बाल सुब्रमण्यम जी, सदस्य मानव संसाधन क्षमता निर्माण आयोग मिशन कर्मयोगी भारत सरकार, प्रोफेसर राधाकृष्णन जी, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नेंस IIT कानपुर, प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, अध्यक्ष निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग मध्य प्रदेश, आदरणीय अशोक कड़ेल जी, संचालक हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल, डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर, वैश्विक संयोजक यूनाइटेड कॉन्सियसनेस, हमारे कमिश्नर सम्मानीय निशान बरोड़े जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी कुलगुरु, शिक्षाविद, एक्सपर्ट, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज एक बड़ी पहल मध्य प्रदेश में महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश में एक अमूलचूल परिवर्तन करने का माध्यम बनेगी। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन में काम करता है, वो लगातार काम करता रहता है, लेकिन जब वो सरकार की व्यवस्था में आता है तो टाइम या सीमाएं तय करता है। और कर्मयोगी का भाव तो यही है कि उसके लिए कोई टाइम की बाध्यता नहीं होगी, वो निरंतर अपने लक्ष्य पूर्ति तक काम करता रहेगा। इस भाव का जागरण मिशन कर्मयोगी के द्वारा देश में बने, प्रदेश में बने। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ सभी शिक्षाविद यहाँ पर आज बैठे हैं, इसको अपने अपने संस्थानों में एक मिशन के रूप में, मिशन मोड पर काम प्रारंभ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि दूसरे विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी प्रेरणा लेकर के मध्य प्रदेश में एक माहौल बनाएंगे, एक माइंडसेट करेंगे। सरकार में नौकरी करना, सर्विस करना एक व्यवस्था है, लेकिन राष्ट्र जीवन के लिए ये व्यवस्था तक के हिस्सा बनकर ही केवल काम करना ये पर्याप्त नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ध्येय के साथ आगे बढ़ना, निरंतर आगे बढ़ना, जितने अपने पास क्षमता और योग्यता है उसको और आगे विकसित करना और उसके माध्यम से दूसरे लोगों के लिए भी सब कुछ सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ मिशन कर्मयोगी से हम सब ये कर पाएंगे। और आने वाले समय में जो 2047 का जो विकसित भारत का जो संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को भी हम तभी पूरा कर पाएंगे जब हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करते जाएंगे और निरंतर एक ध्येय के साथ में एक लक्ष्य को आधारित करते हुए काम करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। आज हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आज जो दिन भर यहाँ मंथन होगा, विचार होगा, उसको क्रियान्वयन हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे प्रदेश के भी सब विद्वान लोग एक्सपर्ट हैं और देश की भी बड़ी हस्तियाँ हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आज आप एक व्यवस्था दें कि मध्य प्रदेश में
एक कोई कमेटी बना करके और हम उसका क्रियान्वयन कैसे करें भविष्य में, वो भी आज यहाँ से आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश मिशन कर्मयोगी के इस काम को और तेज गति के साथ आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। जो कठिनाई आएगी उसको हम सफलता से हल कर सकेंगे। आप सबका मैं पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। संस्कृति की तन्मयतान और विरासत का विजयगान मध्य प्रदेश की यही है पहचान, और ऐसे मध्य प्रदेश में नए प्रकल्पों के शिल्पी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बतौर मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि वे आएं और इस कार्यशाला के उपलक्ष्य में अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। आज के ये अपने प्रकार का यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मनोभावना के आधार पर, और उनके मनोभावना तो क्या कहें, सरकार के चलाने के सुशासन के सारे प्रयोगों को हमने अपनी आंखों के सामने दृष्टिपात होते देखा है 2014 से, और उस भाव को नीचे तक उतारने का एक बड़ा संकल्प लेकर के आज हम यहाँ इस सभागार में मौजूद हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच हमारे अभिभावक के नाते से हमारी इस व्यवस्थाओं को, सरकार की सारी व्यवस्थाओं को आपके माध्यम से हम सुशासन के लिए नीचे जाने जाते हैं। माननीय महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब के मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए। वाकई ये आज अद्भुत क्षण है। इस अवसर पर अभी अभी जो अलग अलग प्रकार से हमारे माननीय अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं अद्भुत इस पूरे संयोजन की केवल सुनकर के आपके समान इसकी अपनी अंदर की जो तरंगे उठ रही थी उसका एहसास कर रहा था। जो भाव आ रहे थे, उन भाव के पीछे जो भावना छिपी है वो भावना वाकई अद्भुत है। मैं इस अवसर पर आपकी इस पूरी भावना के लिए हमारे डॉक्टर प्रोफेसर के राधाकृष्णन जी, जो आपने बात रखी है भगवत गीता के माध्यम से, कितना सुखद संयोग है। 5000 साल पहले भगवान मध्य प्रदेश की धरती पर आकर के यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके कर्मवाद की जो शिक्षा उन्हें दी है, आज वो हमारे बीच पुनः ऐसा लग रहा है कि उनकी आत्मा हमारे बीच आ गई भगवान कृष्ण की, जिसके भाव के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। उस गीता के 18 अध्याय के एक एक श्लोक के माध्यम से हम सब उसकी तरफ समझने के लिए जा रहे हैं। और हम केवल नहीं जा रहे हैं, ये पूरा देश, और देश तो क्या, अब दुनिया उस तरफ देख रही है, जिसके अब आधार पर हमारे भारतीय दर्शन की दुनिया में एक विशेष साख रही है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। हमारे प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम जी, जो आप मिशन कर्मयोगी से भी जुड़े हुए हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। और आपने कितनी सुंदर बात कही कि ये भाषाओं की, भाषा को तो वास्तव में गुलदस्ता है हमारे लिए। भाषाओं से तो भारत की भाषा नहीं है, ये भूषण है, आभूषण है जिस दुनिया को जानने समझने के लिए। और भाषा से तो और आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ भाषा भी है, बोलियाँ भी है हमारी। जब इसके नीचे तक जाते हैं तो मनोभावना भी है, मूक भाषा भी है। कोई एक बात तो है नहीं भारतीय संस्कृति की। लेकिन ये सच्चे अर्थों में आज इस पूरे आयोजन के लिए हमारे बीच माननीय हमारे शिक्षा मंत्री, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, इंदर सिंह जी परमार को। हमारा विभाग मैं जब छोड़ के आया उससे और आगे ले जा रहे हैं माननीय इंदर सिंह जी। आपका भी अभिनंदन कर रहा हूँ, आपका स्वागत कर रहा हूँ। मैं, आपने अपनी बात हमारे बीच में रखी है, आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच जेएनयू की माननीय, हम तो अब कुलगुरु बोलते हैं, हम आपको कुलपति के नाते से बोल दें, थोड़ा अपराध होगा, लेकिन ये हमने हमारी परंपरा बनाई कि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम कुलगुरु करें। और कुलगुरु को हमने संबोधित किया, माननीय महामहिम का आशीर्वाद हमको मिला। हमने सभी सरकारी और प्राइवेट जितने भी विश्वविद्यालय सबको कुलगुरु से सम्मानित किया है। इस अवसर पर हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के श्रीमान अशोक कड़ेल साहब, आपके माध्यम से भी बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन, ऐसे विविध प्रकार की चीज़ों हमारे बीच आती है।
प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी, डॉक्टर विक्रांत तोमर जी, अनुपम राजन जी, केसी गुप्ता जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी स्वनाम धन्य माननीय कुलपतिगण, कुलगुरुगण, हमारे सभी प्रकार के डीन, सभी प्रकार के आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, जब कर्मयोगी की बात करेंगे तो भगवान कृष्ण की बात निश्चित रूप से आपने शुरुआत की और मैं भी उसी पे जाना चाहूँगा। हम सब उनके एक एक अध्याय, 18 अध्याय है, लेकिन 18 अध्याय में जिस प्रकार से वो बात रखते हैं और जिस प्रकार से वो बात करते हैं, वास्तव में ऐसा लगता है कि ये, और एक अच्छी बात ये भी है, उन्होंने कहा मैं भले ही लोग मेरे को अपने ढंग से देखते हैं, जब वो कहते हैं कि ये जो तुमको दिख रहा है, मैं इसके पहले भी कृष्ण तत्व कहाँ है, जब सूर्य नहीं था, ये ब्रह्मांड नहीं था, मैं उस समय भी था। तो ये जिज्ञासा, जब वो बाल सुलभ हम सबकी भी जिज्ञासा होती है, भगवान कृष्ण तो अभी तो कल की तो बात है, जब वो वसुदेव देवकी जी के आंगन से यशोदानंदन बनते हुए दुनिया देख रही थी, तो उनको लगा कि ये कौन सी दुनिया में पहुंचा दी है, कहाँ की बात कर रहे हो, ये सूर्य चंद्र के पहले आप कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे हो गया कि मैं अपनी योग स्थिति से, और मैं क्या, इस पृथ्वी पर जो भी जिसको भी आना है सबका अपना समय रहता है, और सबका समय होने में कर्मवाद से, कर्म सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता, उसमें मैं भी हूँ और आप भी हो। इसलिए उसके पहले फिर कहाँ कहाँ है नदी, पहाड़, पर्वत, जहाँ सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश की भी चमक में वो दिखाई देते हैं। ये जो बात मानी गई है, परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री ने अक्षरशः सिद्ध की है। हमारे यहाँ एक शब्द चलता है, ऋषि और मुनि, इससे सारी बात ध्यान में आ जाएगी। मुनि वो जिनने अपने विशेष मार्ग का संकल्प लेकर के अपनी आध्यात्मिक साधना की तरफ अपना पूरा जीवन एकाकी रूप से, वो बजाय गृहस्थाश्रम में जाने के, वो अपनी उस तरह से आगे बढ़ते हैं। एक ऋषि परंपरा भी हमारे यहाँ, ऋषि गृहस्थ भी होते हैं, लेकिन ऋषि गृहस्थ होने के बाद में भी वो अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। न्यूनतम आवश्यकताओं के बलबूते पर वो अपनी सारी जिंदगी इस प्रकार से जीते हैं। ये इसी भाव को आगे बढ़ाकर, जिसको हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं, कभी वो हमको वैज्ञानिक दिखाई देते हैं, कभी हमको आचार्य दिखाई देते हैं, कभी चिकित्सक दिखाई देते हैं, कभी शिक्षक दिखाई देते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो काम का खुद श्रेय नहीं लें। जिसको एक और गीता में बात समझाने का प्रयास किया कि कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म, अकर्म, विकर्म में कर्म वो जिसको, कर्म तो जिसने भी जन्म लिया है, सांस लेना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, खाना भी कर्म है। अब ये कभी कभी नादान लोग बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते के रस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये जो कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तो ऐसा कर्म ही क्यों करो। तो जिनको समझ जैसी है वो वैसी है, अब उनके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन कौन है जो कर्म करने से बचेगा? कर्म तो सबके होंगे, लेकिन कर्म करने में परमात्मा ने हमको किस प्रकार सा, उदाहरण से एक समझाना चाहूँगा कि हमारे अपने परमात्मा, जैसे नदी बह रही हो, नदी बहते बहते और उसमें से लोटा भर के हमने अपने पास रख लिया तो नदी लोटे में आ गई, लेकिन लोटे में नदी आ गई, इसका मतलब परमात्मा की आत्मा हमारे में समाहित हो गई। अब हम अपने कुछ भी काम करें और हम भगवान पर दोष देंगे कि भगवान को लगता है, भगवान को नहीं लगता है, भगवान को लग भी नहीं सकता है। ये उसी प्रकार से है, वो हमारे अपने सारे जो भी कर्म, अकर्म, जो भी अपने हमारे अपनी आचरण के आधार पर की जाने वाली गतिविधि से, जैसे जल से बर्फ तो बनता है, लेकिन बर्फ बनने के बाद जल का पता नहीं चलता, वह जल कहाँ गया। फिर वापस बर्फ पिघलेगा तो जल बनेगा। वो जो जल और बर्फ के उदाहरण से हमको समझ में आएगा। परमात्मा हमारे बीच में आ गए, लेकिन हम जैसे बर्फ बन करके वो हमारे अपने आप को कर्म पे डाल देते हैं। और स्वाभाविक रूप से जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो हम अपने अपने कर्म से जिस स्थान पे हम जो पहुंच गए, उस काम को उतने आत्मीयता के साथ करें, तल्लीनता के साथ करें, आनंद के साथ करें। और उस आनंद के साथ करते तो करने वाले एक नहीं है, हर युग में, हर कल्प में, हर समय हमारे यहाँ इतनी गौरवशाली परंपरा है। आर्यभट्ट से लगा करके चारवाक और पता नहीं सब प्रकार की दुनिया, जिसको जैसा लगा उनने अपने अपने भाव बना करके अपनी बात रखी है। समाज में कम से कम भारतीय संस्कृति की विशेषता है, कई अतिरंजित बातें उसको भी सुनने का समर्थ समाज हमारा है, और सही बात को सुनने का समाज भी हमारा है। लेकिन अच्छी बातों को, नूतन नवीन बातों को अपनाते हुए अच्छी बातों की तरफ प्रेरित करना और खराब बातों को छोड़ते जाना, इसलिए सनातन का भाव हमारे बीच में आता है। और वो सनातन का भाव हमको लगातार चिरंतन रूप से आगे बढ़ाता है। इसलिए कितना आश्चर्य लगता है कि 2014 के पहले का भारत और 2014 से आज तक का भारत हमारे बीच में अपनी आर्थिक स्थिति से लेकर सभी प्रकार के सभी क्षेत्रों में विकास की बात करते हुए
ये कर्म की तो बात है। जब अपना वैज्ञानिक मंगलयान में फेल हो जाते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनका एक तरह से हिम्मत बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते कि जाओ आगे बढ़ो, चिंता मत करो, फिर प्रयास करना। ये कर्मवाद के सिद्धांत की तो बात करते हैं। ये कितना अच्छा लगता है कि हमारी खिलाड़ी कोई कारण से मेडल के लिए उसका वजन कम ज्यादा हो जाता है, कोई बात नहीं बच्ची, चलो आगे मेहनत करना, फिर आपको बढ़ाएंगे। तो ये जो लगातार कर्मयोग की जो बात कही गई है, खास करके इसमें जो अंदर का भाव है, तो निष्काम भाव से, अहंकार रहित होकर के, निस्वार्थ भाव से हमारे बीच में कर्तव्य और ईमानदारी से निष्ठा के साथ काम करने की कर्मयोग के माध्यम से केवल कर्मचारी अधिकारी वाला भाव नहीं हो, सच्चे अर्थों में कर्म में डूब करके हमारे काम के आधार पर अपने जीवन को भी सफल करना और उसका राष्ट्र के साथ, राज्य के साथ तालमेल करना, तादात्म्य करना। इसलिए कदम कदम पे हमारी संस्कृति केवल स्वार्थ की नहीं, हमारी संस्कृति में हर बार उसी प्रकार से देखा गया है। जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ तो अब बना, इसको तो हम प्रारंभ से करते आ रहे हैं। इसी प्रकार से हम कितनी प्रकार एक नहीं अनेक बार विश्व का कल्याण की बात करते रहते हैं, मानवता की बात करते रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय भी तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला या उज्जैन का हम सांदीपनि आश्रम की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर किसी भी देश ने अगर किसी पे आक्रमण नहीं किया तो आक्रमण न करने का कारण भी है कि ये हमारे बीच में भले अश्वमेध का योग घोड़ा तो हर बार दौड़ते दिखाई दिया है विश्व में, लेकिन केवल उनको अपने हाल पे छोड़ करके आपने अपनी प्रजा का ठीक से ध्यान रखना और हमारी उस भाव को बनाते हुए कि हम समूचे लोग अपने अपने स्थान पर समूची मानवता के लिए जीवित हैं। इसलिए प्रकृति के साथ यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, उस भाव को लेके चलने वाले ये परमात्मा ने ये पृथ्वी नहीं, हम तो ब्रह्मांड की भी सम्मान के साथ निगाह से देखने वाली दृष्टि की अपेक्षा रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस अवसर पर जब ये इतना अच्छा हमारा सेशन चल रहा है और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मध्य प्रदेश को लीड लेने की बात कही तो हमने कहा ही है कि हम तो कान्हा को लेके चलने वाले लोग हैं, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं जब उनने बीज मंत्र यहाँ से दिया है। उसी भाव को तो बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं मान के चलता हूं कि इसके लिए भी मिशन कर्मयोगी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर आप कुछ विद्वान दे देना, हम एक कमेटी बनाने की घोषणा करते ताकि ठीक से इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो, इस भाव को भी रखेंगे। और जैसा कि कहा गया, अभी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने मनोभावना व्यक्त की है कि हमारे राज्य के अंदर 2020 से हमने शिक्षा नीति लागू की, लेकिन जो वर्तमान के दौर में जब भाषा की इस प्रकार की बातें आती है तो कोई बात नहीं, जिनको जैसी बात करना वो राजनीतिक दृष्टि से करते होंगे, लेकिन हमको तो राष्ट्र नीति के आधार पर भाव सोचते हैं। तो हमारे यहाँ पे राज्य के विद्यार्थियों के लिए भी केवल हिंदी में नहीं, तमिल, तेलुगु ऐसी राष्ट्रीय भाषा में भी पढ़ाने के लिए हम प्रेरित करेंगे। जो बच्चे इसमें जाएंगे उसको उस तरह से विशेष अंक दे करके उनको प्रोत्साहन देंगे। ये सब भाषाओं का गुलदस्ता हमारा है और ये भारत की भाषाएं, हमको इस पे गर्व होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सच्चे कर्मयोगी की तरह जिस तरह से वो देश के प्रति सेवा कर रहे हैं, हम सब उनको आदर्श मानते हुए विकसित भारत को, अपने विकासशील भारत को विकसित भारत की दिशा में मिशन 2047 तक उस भाव में ले जाए जिसकी आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार की